बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अयाज़ अहमद और आप लोग देख रहे हैं AYZ अकेडमी। तो डियर स्टूडेंट्स जो है वो आपके एग्ज़ाम्स का सिलसिला शुरू है। मैंने इससे पहले जो है वो एक ऑनलाइन सेशन लिया था अपने इस्लामियात के स्टूडेंट्स के लिए। आज मैं जो है वो चूँकि हिस्ट्री जो है वो कल आप लोगों का हिस्ट्री का पेपर है, तो उसके हवाले से मैं बात करना चाहूँगा और उसके हवाले से जो है वो मैं कोशिश करूँगा कि आपको चीज़ें थोड़ी एक्सप्लेन करूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम मैं जल्दी से जाता हूँ। सबसे पहले मैं पेपर पैटर्न डिस्कस करूँगा, फिर उसके बाद मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं तो उनके क्वेश्चंस मुझे मिले हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि उन क्वेश्चंस को भी एड्रेस करूँ। सबसे पहले जो है वो अगर आप देखें तो पेपर पैटर्न जो है वो सबसे पहले टाइम जो है वो आपका 1 आवर 30 मिनट्स है, ठीक है? अच्छा, याद रखें हिस्ट्री का जो पेपर होता है ना, चाहे आईजीसीएसई का हो या जीसीएसई का हो, इट इज़ ऑलवेज़ अ रेस अगेंस्ट टाइम। तो आपने बड़ा इंटेलिजेंटली पेपर को अटेम्प्ट करना है, ठीक है? अगर आप पेपर को अटेम्प्ट नहीं करेंगे, ओवरथिंकिंग करेंगे, टाइम ज़ाया होगा और उसके बाद यू विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट योर पेपर एंड इफ खुदा ना खास्ता फॉर व्हाटएवर रीज़न यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट योर पेपर, इट्स गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम, क्योंकि फिर आप वो जो ए स्टार की रेस है उससे आहिस्ता-आहिस्ता निकल जाती हैं, ठीक है? सो आई जस्ट होप कि ये चीज़ आपके ज़हन में हो, ठीक है? सो 1 आवर 30 मिनट्स, यू विल कंसिडर इट 1 आवर 15 मिनट्स, ठीक है? वजह क्या है? वजह ये है कि आपको जो है वो पेपर रीडिंग के लिए टाइम चाहिए, ट्रांज़िशन के लिए टाइम चाहिए फ्रॉम वन क्वेश्चन टू अनदर। इसके अलावा जो है वो सोचने के लिए, पॉइंट्स को दोबारा से जो है वो रिकॉल करने के लिए टाइम चाहिए। दूसरा ये इंसान है, आप थक जाते हैं तो बीच में आपको थोड़ा जो है वो 1 मिनट का वक़्फ़ा चाहिए होगा टू गैदर योरसेल्फ और फिर उसके बाद दोबारा आप शुरू करें। सो ऑब्वियसली यू विल कंसिडर 1 आवर 15 मिनट्स इंस्टेड ऑफ 1 आवर 30 मिनट्स, ठीक है? अच्छा, टोटल मार्क्स जो हैं वो होते हैं 75 मार्क्स, ठीक है? 75 मार्क्स होते हैं हिस्ट्री के पेपर के, इसी तरह से ज्योग्राफी का पेपर जो है उसके भी 75 मार्क्स होते हैं। टोटल जो है वो इसके बनते हैं 150 मार्क्स और इन दोनों पेपर्स के मार्क्स इकट्ठे होते हैं और फिर उन दोनों मार्क्स जो है उसका एग्रीगेट जो है वो आपका स्कोर बनाता है। सो इसके लिए ज़रूरी ये है, जिस तरह इस्लामियात में दोनों पेपर बेस्ट देने होते हैं, इसी तरह से हिस्ट्री और ज्योग्राफी का पेपर दोनों भी बेस्ट देने होते हैं इन ऑर्डर फॉर यू टू गेट एन ए स्टार इंशाल्लाह, ठीक है? अच्छा जी, सो 75 मार्क्स का पेपर होता है। दो सेक्शंस होती हैं, एक होता है सेक्शन ए, ठीक है? एक है सेक्शन बी। अच्छा, सेक्शन ए जो है वो कंपल्सरी है, ठीक है? सेक्शन बी जो है वो इसमें 2 क्वेश्चंस आर टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ 4, ठीक है? तो 2 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करनी है, 4 क्वेश्चंस हैं टोटल, उसमें से जो है वो आपने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करनी है। इसका मैं थोड़ा आपको समझाता हूँ, ठीक है? सबसे पहले आती हैं सेक्शन ए की तरफ, ठीक है? सेक्शन ए में जो है वो टोटल 4 पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए, बी, सी और डी। पार्ट ए 3 मार्क्स, पार्ट बी 5 मार्क्स, 7 मार्क्स एंड 10 मार्क्स। ये आपका हो गया पार्ट फर्स्ट। ये कंपल्सरी है और ये करना ही करना है, इसमें आपको कोई चॉइस नहीं है, ठीक है? तो ये सारा जो है वो आपका एक क्वेश्चन होगा, दिस इज इक्वल टू 25 मार्क्स, ठीक है? ये 25 मार्क्स आपके बन गए इस एक क्वेश्चन से, ठीक है? जो पार्ट ए और बी है, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है? सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस। अच्छा, इसमें जो सबसे ट्रिकी चीज है वो है ये 5 मार्क्स वाला जो पार्ट बी है, ठीक है? ये अब थोड़ा ट्रिकी है, ट्रिकी इन द सेंस कि इसमें आपको एक पिक्चर दी गई होती है और उस पिक्चर को जो है वो आपने रिलेट करना होता है, ठीक है? इसको हम कहते हैं इन्फ्रेंसेस बनाने। इन्फ्रेंसेस का मतलब होता है कि आप जो पिक्चर देख रहे हैं उसको आप ऑब्जर्व करें और उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो उठा के उसको लिंक करें विद फैक्ट्स, ठीक है? इसको हम कहते हैं इन्फ्रेंसेस। तो ये बेसिकली जो ये वाला क्वेश्चन है ये आपका सारा इन्फ्रेंसेस के ऊपर है। अगर आप इन्फ्रेंसेस कम से कम 2 इन्फ्रेंसेस भी दे देते हैं लेकिन वैलिड हो, तो आप जो है वो यू विल बी एबल टू गेट
5 मार्क्स। अगर आप नहीं देती, 2 से 3 इन्फ्रेंसेस आप नहीं देती, तो यू विल नॉट बी एबल टू गेट दीज मार्क्स, ठीक है। अगर आप इसको सिर्फ डिस्क्राइब करते हैं तो डिस्क्रिप्शन के मार्क्स नहीं मिलते, डिस्क्रिप्शन जो है वो उसका ज़्यादा से ज़्यादा 1 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा आपको मिलता नहीं है। सो अगर आपने इसको अटेम्प्ट करना है तो आप पहले पिक्चर को देखेंगे, उसमें इंपॉर्टेंट जो फैक्चुअल चीज़ें हैं वो उठाएंगे और उसको फिर रिलेट करेंगे टॉपिक के साथ, ठीक है, और इस तरह से जो है वो आपका इन्फ्रेंस बनेगा और इसी तरह से जो है वो आप इसको आसानी से अटेम्प्ट कर लेंगे। जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, वो 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आपने करना ये होता है कि आपको जो है वो एक पैसेज दिया गया होता है और उसके हवाले से क्वेश्चन दिए गए होती हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो टाइम ज़ाया करते हैं यहाँ पे, वो करती ये है कि वो सबसे पहले पैसेज पढ़ती हैं और पैसेज के बाद जो है वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करती हैं। करना उल्टा है, ठीक है। सबसे पहले यू आर सपोज टू रीड द क्वेश्चन एंड देन यू आर सपोज टू लुक फॉर आंसर्स विद इन द पैसेज, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन जो है वो पहले पढ़ लेते हैं, देन यू नो व्हाट टू लुक फॉर and this saves you a lot of time, and time is money. As far as history is concerned, you need to be right on the money. अगर आप नहीं है, it's going to be a problem, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको जो है वो चीज़ें समझ आ गई होंगी, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये ऐसी चीज़ें जो कि लास्ट मिनट पे सिर्फ आपको एज अ रिमाइंडर देना है, इसके अलावा जो है वो इसका और कोई मकसद नहीं है। फिर वी मूव ऑन टू सेक्शन बी। सेक्शन बी में यू विल बी अटेम्प्टिंग 2 क्वेश्चंस, ठीक है। 2 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 4, ठीक है। 4 क्वेश्चंस दिए होते हैं, उसमें से 2 क्वेश्चंस करने होते हैं, लेकिन यहाँ पे हर एक क्वेश्चन जो है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए, बी एंड सी। पार्ट ए इज 4 मार्क्स, पार्ट बी इज 7 मार्क्स, और हमारे स्टूडेंट अक्सर इसी का सही तरह से प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। एंड पार्ट सी इज 14 मार्क्स, एंड दिस इज वेयर यू पीपल लूज अ लॉट ऑफ मार्क्स, पार्ट सी में, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां पे लिखा होता है वेल डेवलप्ड पॉइंट्स, आपको नहीं पता होता वेल डेवलप्ड क्या चीज है, एंड यू कीप ऑन डिस्क्राइबिंग एंड डिस्क्राइबिंग एंड डिस्क्राइबिंग, लंबी लंबी डिस्क्रिप्शन होती है, दैट इज नॉट गोइंग टू गेट यू एनी मार्क्स। आप चाहे 1000 पॉइंट्स इसके अंदर लिखें, इफ यू आर नॉट गोइंग टू डेवलप योर पॉइंट, इट इज नॉट गोइंग टू गेट यू एनी मार्क्स, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर ए 4 मार्क्स है, सीधा सीधा फैक्ट्स लिखें बस, ठीक है, और बात पूरी करें। मैं अक्सर स्टूडेंट को कहता हूं कि अगर आपसे कोई सवाल पूछे तो आपका जरूरी नहीं है कि आप जो है वो उसको आधे में जवाब छोड़ दें, बात अपनी पूरी करें, ठीक है। विद इन अ पैराग्राफ जो है वो आप अपनी बात बड़ी कंप्रिहेंसिवली पूरी करें, लेकिन फैक्ट्स के ऊपर बात करें। यहाँ पे आपने जो है वो सीधा सीधा फैक्ट्स से जवाब देना है, एंड देन यू कैन एक्सपेक्ट योरसेल्फ टू गेट 4 मार्क्स। 7 मार्क्स में जो है वो अ बेयर मिनिमम ऑफ 2 वेल डेवलप्ड पॉइंट्स होने चाहिए आपके पास, ठीक है। अच्छा, वेल डेवलप के ऊपर आता हूं। फिर यहाँ पे जो है 14 मार्क्स में अ बेयर मिनिमम ऑफ 3 वेल डेवलप्ड पॉइंट्स होने चाहिए, लेकिन साथ में एक जो है वो आपका जजमेंट होना चाहिए। रिमेंबर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जजमेंट एंड कंक्लूजन। कंक्लूजन जो है यू कंक्लूड वट एवर यू हैव रिटन, जजमेंट का मतलब होता है यू गिव अ फाइनल वर्डिक्ट, ठीक है। इसमें प्लीज यहाँ पे जो है वो इसको फर्क वाजे रखें और इसको यहाँ पे फर्क रखना है, ठीक है। 1 मार्क्स आपका जजमेंट का है, ठीक है। अच्छा, वेल डेवलप पॉइंट कैसे होता है? जो हमारे स्टूडेंट अक्सर सोचते हैं सर वेल डेवलप पॉइंट जो है वो उसका क्या मतलब है? भाई बड़ा सिंपल है। मैं अपने स्टूडेंट को क्लास में कई दफा बता चुका हूं। सबसे पहले यू डिस्क्राइब वट एवर यू वॉन्ट टू सी, या आप उसको डिस्क्राइब कर लेते हैं कि जी बात ये है, डिस्क्राइब कर दिया। अगर आप इसको कंटिन्यू करेंगे, ये है फिर ये है फिर ये है, इट्स स्टिल डिस्क्रिप्शन। आप 1000 पेजेस लिखेंगे, इट्स स्टिल डिस्क्रिप्शन। तो ये फिर वेल डेवलप्ड कैसा होगा? सेकेंड स्टेप इसका ये है, कोट इन एग्जाम्पल, फैक्ट्स, कोट एनीथिंग आउट ऑफ दीज दैट सपोर्ट्स योर डिस्क्रिप्शन। मैं कहता हूं जी पाकिस्तान का मौसम जो है वो गर्म रहता है, ठीक है। फिर मैं कहता हूं कि जी जैसे पिछले साल का डेटा शो करता है कि मई जून के महीने में बड़ी गर्मी होती है, ठीक है। और इससे पहले जो है वो जो साल है उसका डेटा शो करता है कि जी मई जून जुलाई जो है वो बड़े गर्म महीने हैं, ठीक है। तो आई एम रेफरिंग टू समथिंग। सो मैंने एक बात की,
एक क्लेम किया और उस क्लेम के बाद जो है वो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया टू सपोर्ट माई आंसर, ठीक है। अभी जब आपने एग्जाम्पल दिया या आपने फैक्ट्स कोट किए या आपने कोट किया डिस्क्रिप्शन को सपोर्ट करने के लिए, तो अभी वेल डेवलप पॉइंट खत्म नहीं हुआ। आगे क्या है, थर्ड स्टेप ये है कि इन दोनों को रिलेट करना, हाउ दिस सपोर्ट्स योर डिस्क्रिप्शन, ठीक है। इसको आपने फिर रिलेट करना है आपस में, ठीक है, कनेक्ट करना है, कनेक्ट बोथ ऑफ देम, ठीक है। अगर इफ यू कनेक्ट बोथ ऑफ देम, दैट इज गोइंग टू कंप्लीट वन फुल, इसको हम कह सकते हैं कि जी डेवलपमेंट ऑफ द पॉइंट, डेवलपमेंट, ठीक है, ऑफ द पॉइंट, ये डेवलपमेंट ऑफ द पॉइंट हो गया, ठीक है। अगर इस तरह से आप करेंगे, डिस्क्राइब करें, एग्जांपल दें या फैक्ट लिखें और फिर उसके बाद कनेक्ट करें अपने एग्जांपल को कि हाउ दिस सपोर्ट्स योर डिस्क्रिप्शन, अगर आप ये कर लेते हैं, दिस इज कॉल्ड वेल डेवलपमेंट, वेल डेवलप पॉइंट। ये बेसिकली आपने एक पॉइंट डेवलप कर लिया। अगर इस तरह के जो है वो आप 3 पॉइंट्स डेवलप कर लेते हैं 14 मार्क्स के अंदर, तो दिस इज गोइंग टू एन ए जजमेंट, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू टेक यू टू 14 मार्क्स, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि आप कितना कंप्रिहेंसिवली इस चीज को लिखते हैं, ठीक है, फिर उसके ऊपर आप आ जाती हैं। 7 मार्क्स के अंदर अ बेयर मिनिमम ऑफ 2 वेल डेवलप पॉइंट्स जो है वो आपके पास होने चाहिए। वैसे मैं जो है वो हमेशा कहता हूँ कि जी 7 में 3 होने चाहिए और 14 में 4 होने चाहिए। वजह ये है कि कैम्ब्रिज में आपके मार्क्स जो है वो इस चीज में नहीं डिडक्ट होते कि आपने गलत लिखा है। कैम्ब्रिज में इस चीज पर डिडक्ट होते हैं कि आपने जो है वो कम लिखा है। कम इन सेंस की लेंथ वाइज नहीं, कम इन सेंस कि आप आपसे जो है वो अगर सपोज वो 3 वेल डेवलप पॉइंट्स जो है वो चाहती हैं, आपने उसको 2 दी है, ठीक है, तो एक मिसिंग है, तो वो से एक मिसिंग जो है उसके ऊपर आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकती हैं, ठीक है। सो अगर आप 4 लिखते हैं और उसमें से एक जो है वो इररिलेवेंट निकलता है, तो वो गलत हो गया, लेकिन आपके 3 जो बेयर मिनिमम है वो तो वहीं पे है, तो यू गेट द स्कोर, ठीक है। सो आई होप कि यू आर गेटिंग द आइडिया। ये जो है वो ये सारा आपका है। अगर आप पार्ट ए, बी, सी, 4, 7, 14 मार्क्स का अगर आप ये कवर कर लेते हैं, दिस मीन्स आपने सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया। और इस तरह के जो है वो सेक्शन बी में आपने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करनी है, ठीक है। ईच क्वेश्चन इज ऑफ 25 मार्क्स। सो पार्ट बी जो है वो आपके 50 मार्क्स और पार्ट ए का 25 मार्क्स इक्वल टू 75 मार्क्स, और आपके टोटल मार्क्स जो है वो 75 मार्क्स बन गए, ठीक है। अगेन यू विल बी इन अ रेस अगेंस्ट टाइम, सो टाइम इज मनी। अगर आप जो है वो इसको नहीं पूरा कर पाएंगे विद इन द अलॉटेड टाइम, अच्छा बहुत ख्याल रखना है। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टूडेंट करती हैं कि एक क्वेश्चन के ऊपर ज्यादा टाइम ले लेती हैं, फिर उसके बाद दूसरे के ऊपर जो है वो फिर हालात खराब होते हैं, ठीक है। और आखिरी वाला क्वेश्चन जो है ना, उसके साथ जो है वो कसाब वाला मामला करते हैं, ऐसे काट देते हैं उसको, ठीक है। फिर बाहर निकलते हैं, फिर सैड फेसेस बनाए होते हैं, फिर कहते हैं सर क्वेश्चन तो रह गया। ज़ाहिर बात है बेटा, क्वेश्चन ने रह ही जाना है अगर आप खुदा ना खास्ता इस तरह से करेंगे, ठीक है। सो आई होप कि आप इस तरह से नहीं करेंगे और आप फोकस करेंगे टाइम के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन सिलेक्शन कौन सी आपने करनी है, 4 मार्क्स का है तो काफ़ी मतलब 4 क्वेश्चंस हैं, उसमें से 2 क्वेश्चंस करनी है विद ऑल 3 पार्ट्स, तो ये बहुत अच्छी चॉइस है। लेकिन मसला उसमें ये होता है कि जब हमारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 उसमें से पढ़ते हैं ना, तो कहते हैं ओह ये, फिर उसके बाद जो आखिरी वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं कहते हैं काश ये वाला किया होता। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखें, अगर आपने क्वेश्चन सिलेक्शन करनी है तो सबसे पहले जो है वो आप देखेंगे कि क्या मेरे पास ये वाले पॉइंट्स पूरे हैं कि नहीं पूरे। अगर आपके पास पूरी हैं, वेल एंड गुड, ये आपका चॉइस है, दैट इज सपोज टू बी अटेम्प्टेड। अगर आपके पास नहीं है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड रीड ऑल द क्वेश्चंस। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड ऑल द क्वेश्चंस, सो यू गेट एन आइडिया कि हाँ यार ये वाला मैं कर सकता हूँ, ये वाला नहीं कर सकता, एंड देन फिर उसको थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट वगैरह करनी, ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद जो है वो ये तो आपका पेपर पैटर्न हो गया। क्वेश्चंस वगैरह जो है वो मेरे पास आई हुई हैं थोड़ी, ठीक है। मैं उन क्वेश्चन को एड्रेस करने की कोशिश करता हूँ। सेक्शन 3 से ज्यादातर मेरे पास क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो एक है अफगान मेरेकल, ठीक है। अफगान मेरेकल हो गया। अफगान मेरेकल क्या है, अफगान मेरेकल ये है कि जब 1979 में
रशियन फोर्सेस जो उस टाइम यूएसएसआर कहलाती थी वो इंटर हुई अफगानिस्तान के अंदर। फिर उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जो है वो जनरल ज़ियाउल हक की हुकूमत थी, ठीक है, ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। उसने क्या किया, उसने जो है वो पाकिस्तान जो है वो बेसिकली एक फ्रंट लाइन स्टेट की तरह जो है वो वहाँ पे उसने अफगानिस्तान की जंग में जो है वो अपना हिस्सा डाला। इसके अलावा जो है वो सिंस इट वाज द कोल्ड वॉर एरा, तो जो अमेरिकन और उसके एलाइज थे वो सारा पाकिस्तान की मदद के लिए आए और फिर यहीं से जो है एक जंग का सिलसिला शुरू हुआ। और 10 साल की जंग के बाद जो है यूएसएसआर यहाँ से चला गया। उसमें अगर आप डिटेल में देखें तो डिटेल में आपको दिया गया हो कि उस टाइम जो है वो रेफ्यूजी, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेफ्यूजीज आ रहे थे पाकिस्तान के अंदर, तो उन रेफ्यूजीज के लिए जितनी हेल्प आ रही थी तो वो भी आपने देखी होगी, ताकि उनको जो है वो किसी तरह से कैटर किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर ये बहुत बड़ा बोझ था। इसके अलावा जो है वो पाकिस्तान को इकोनॉमी को ठीक करने के लिए जो है वो बहुत सारी एड आई। वो एड भी जो है उसकी डिटेल आपकी बुक में दी हुई है। सो अफगान मिरेकल इज बेसिकली रेफरिंग टू दैट, ठीक है। व्हाई इज इट कॉल्ड अ मिरेकल? इट्स अ मिरेकल बिकॉज इट सपोर्टेड द रिजीम ऑफ जनरल जियाउल हक, ठीक है। जनरल ज़ियाउल हक जो है वो पॉलिटिकली तो शायद इतना करते या ना करते, लेकिन अफ़गान वॉर की वजह से उसकी गवर्नमेंट जो है उसको बड़ी स्टेबिलिटी मिली। लेकिन स्टेबिलिटी किस वजह से मिली? वो इंटरनेशनल रिकॉग्निशन जो उसको चाहिए थी वो यूरोप और इंटरनेशनल कम्युनिटी से उनको मिल गई, ठीक है। व्हाई? बिकॉज ही वाज देयर, ही वाज इन चार्ज ऑफ इट एंड ही वाज डूइंग अ वेरी गुड जॉब अगेंस्ट द यूएसएसआर, ठीक है। इवेंचुअली 1989 तक ये सिलसिला चलता रहा, 88 तक। 89 में जो है वो यूएसएसआर जो है वो टूट-फूट का शिकार हो गया एंड दे लेफ्ट अफगानिस्तान, ठीक है, एक डील करने के बाद। तो दैट इज़ अफगान मिरेकल। फिर उसके बाद जो है वो अम, शेख मुजीबुर रहमान के हवाले से है कि जी उनका 6 नुकाती एजेंडा है। तो अगर आप नाइजल कैली की बुक पढ़ें तो उसके अंदर जो है उनका जो 6 पॉइंट एजेंडा है वो है। बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं अबाउट दिस एंड द 14 पॉइंट्स ऑफ कायदे-आज़म कि सर ये लिखने हैं कि नहीं लिखने? ये नहीं लिखने। ऐसा क्वेश्चन नहीं आता कि आपको कहते हैं कि जी 14 पॉइंट लिस्ट डाउन करें या शेख मुजीब के 6 पॉइंट लिस्ट डाउन करें। लिस्ट डाउन करना नहीं होता। हाँ, उनमें से जो है वो आप यूज कर सकते हैं कोई भी पॉइंट इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, ठीक है। अगर आप कोई आंसर लिख रहे हैं तो उसमें से कोई पॉइंट उठा के यू कैन राइट इट इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। लेकिन ये नहीं करते कि जी 14 के 14 पॉइंट लिखें, 6 के 6 पॉइंट लिखें शेख मुजीबुर रहमान के, ठीक है। शेख मुजीबुर रहमान इनिशियली क्या चाहता था, वो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी चाहता था। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का मतलब है कि सूबा अपने फैसले खुद करे। दे विल बी पार्ट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट बट वो जो है वो अपने फैसले खुद करेगा, ठीक है। उसके हवाले से उसकी डिसएग्रीमेंट थी। 1970 का जो इलेक्शन हुआ तो इट वाज विद अ क्लियर मेजोरिटी शेख मुजीबुर रहमान वॉन इट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है वो फिर उसको हुकूमत नहीं दावत दी, जनरल यहया खान ने उसको दावत नहीं दी। और भुट्टो जो है वो उसने उनको जो है वो कन्विंस करने की कोशिश की शेख मुजीबुर रहमान को कि किसी तरह से जो है पावर शेयरिंग फार्मूला जो है वो तरतीब दिया जाए। अनफॉर्चुनेटली उसके ऊपर वो एग्री नहीं हुए। इट टर्न आउट टू बी समथिंग एल्स और इवेंचुअली वी लॉस्ट दैट गुड पार्ट ऑफ अस, ठीक है। अच्छा, फिर इसके अलावा जो है वो सेक्शन 3 का बिल्कुल स्टार्ट है, उसमें एक टॉपिक है पीरियड ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। उसके हवाले से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं मुझसे स्टूडेंट्स ने पूछे हैं। तो पीरियड ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी शुरू होता है आपके कायदे आजम के बाद, ठीक है। कायदे आजम पहले गवर्नर जनरल थे, फिर उसके बाद ख्वाजा नाजिमुद्दीन, लियाकत अली खान बीइंग द प्राइम मिनिस्टर, फिर लियाकत अली खान की असैसिनेशन हुई, फिर उसके बाद जो है वो हुकूमत दोबारा से ख़त्म हुई, फिर उसके बाद जो है वो मुख्तलिफ किरदार आते गए और आखिर में जो है वो जनरल इस्कंदर मिर्ज़ा जो है वो आए और वो गवर्नर जनरल बने और फिर उसके बाद जो है वो उन्होंने 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उसका क्रेडिट उसको जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसी को 1956 कॉन्स्टिट्यूशन को ही जो है वो उन्होंने विद इन 2 ईयर्स जो है वो स्क्रैप कर दिया। फिर मार्शल लॉ लगाया, फिर मार्शल लॉ जो है वो मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जनरल अयूब खान को लगाया, जनरल अयूब खान को फिर प्राइम मिनिस्टर बनाया एंड इवेंचुअली ही ऑल्सो वेंट इनटू एग्जाइल, क्योंकि जनरल अयूब खान जो है उन्होंने पॉलिटिकल सिचुएशन को देखते हुए उनको यहाँ से एग्जाइल कर दिया। उनको कहा कि जी आप यहाँ से निकलें, क्योंकि आपकी वजह से ऑलरेडी बड़ा पॉलिटिकली इंस्टेबल हो गया पाकिस्तान। याद रखें, कोई भी गवर्नमेंट अगर चाहती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, तो उनको चाहिए क्या? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी,
यहाँ पे जर्नलिस्ट के अंदर मिर्जा सुबह शाम जो है वो वजीर आजम को हायर कर रहे थे, काबीना बन रही थी कैबिनेट, फिर उसके बाद दोबारा उसको निकाल रहे थे, फिर अगला वजीर आजम, फिर हुसैन शहीद सोहरावर्दी, फिर उसके बाद उसको निकाल के फिर आया चंडीगढ़। ये सारा सिलसिला इस तरह चलता रहा। अगर इस तरह से हो तो कोई भी इन्वेस्टर उस कंट्री के अंदर इन्वेस्ट नहीं करता, किसी भी इन्वेस्टर का दिमाग नहीं खराब। क्यों? क्योंकि वो इन्वेस्टर देखता है कि यार गवर्नमेंट जो है वो सुबह शाम साल के अंदर अंदर जो है वो चेंज हो रही है, तो उनकी पॉलिसी क्या है फिर? ठीक है, हमने कौन सी पॉलिसी के अंडर जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है, क्या फिर मेरी इन्वेस्टमेंट सेफ भी होगी कि नहीं होगी? ठीक है, इसकी वजह से जो है वो कोई इसके ऊपर इन्वेस्ट नहीं करता, और अगर आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी तो आपकी जो ये वाली है ना इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये नहीं होगी। ठीक है, सो ये जो है ये पीरियड ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो सारा जर्नलिस्ट के अंदर मिर्जा फिर अयूब खान तक चला है। फिर अयूब खान के बाद जो है वो थोड़ी स्टेबिलिटी आई थी। ठीक है, अच्छा, फिर क्वेश्चन है कि व्हाई देयर वर सो मेनी गवर्नमेंट बिटवीन 1951 1958, तो वो बेसिकली उसका मेन रीजन अगर मैं उसको वो करूं तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। ठीक है, स्टेबिलिटी को हम जो है वो इंस्टेबिलिटी कर देते हैं। ठीक है, सो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इज द रीजन बिहाइंड इट। उसमें अगर आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर क्यों चेंज हुए, गुलाम मोहम्मद और बाकियों के बीच में क्या क्या झगड़े चल रहे थे, तो गवर्नर जनरल और प्राइम मिनिस्टर, फिर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, इनके बीच में क्या क्या डिसएग्रीमेंट्स थी, तो अगर आप उसको पढ़ें तो आपको अंदाजा होगा कि जी उसकी वजूहात क्या थी, तो वो आप उस उधर से पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको जो है वो उसको समराइज करूं तो वो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। ठीक है, उसकी वजह से जो है वो देयर वर सो मेनी गवर्नमेंट्स। अच्छा, फिर उसके हवाले से जो है वो साइमन कमीशन जो है, साइमन कमीशन बेसिकली 7 मेंबर्स एक डेलीगेशन जो है वो आया था, वो रिव्यू करना चाहता था कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स को। दे वर नॉट वेलकम। उसकी बड़ी वजह जो है वो यही थी कि उसमें से कोई भी इंडियन नहीं था, और इसकी वजह से इंडियंस जो है, व्हेन आई से इंडियंस प्री पार्टीशन, तो इसका मतलब होता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, ऑल ऑफ देम कंबाइंड। ठीक है, जब हम पार्टीशन के बाद बात करते हैं तो पार्टीशन के बाद फिर इट्स डिफरेंट स्टोरी। फिर उसके बाद वी डू नॉट कॉल इट इंडियन, बिकॉज देन इंडियन मोस्टली रेफर टू द पीपल लिविंग इन इंडिया। ठीक है, एंड पाकिस्तानीज आर डिफरेंट देन, तो वो पार्टीशन के बाद इज डिफरेंट। लेकिन इंडियंस जब हम कहते हैं प्री पार्टीशन तो इसका मतलब होता है ऑल ऑफ देम इंक्लूडेड। ठीक है, सो सारे इंडियंस जो हैं दे वर नॉट हैप्पी विद इट, और उसके रिजल्ट में जो है वो उनको मुख्तलिफ नारे सुनने पड़े, जैसे साइमन गो बैक। ठीक है, क्योंकि दे वर नॉट हैप्पी विद देम कमिंग इन। अच्छा, उसकी उनकी जो कुछ रिकमेंडेशन थी, उसमें एक रिकमेंडेशन ये भी थी कि डायरकी जो है उसको निकाला जाए। इसका बड़ा इम्पैक्ट जो पड़ा वो बेसिकली जो है वो उसके हवाले से पड़ा था, 1935 के गवर्नमेंट इंडिया एक्ट के हवाले से जो है वो काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा था। ठीक है, अच्छा जी, फिर उसके बाद जो है वो हाउ मेनी पॉइंट्स इन 14 मार्क्स। अच्छा, 14 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर जो है वो कितने पॉइंट्स होने चाहिए? सो एटलीस्ट 3 वेल डेवलप होने चाहिए। आई वुड सजेस्ट 4। ठीक है, वेल डेवलप्ड क्या है वो मैंने आपको इससे पहले बता दिया है। ठीक है, अच्छा जी, फिर उसके बाद विच वन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म, तो उसमें मोरलेमेंटो, इसके अलावा मोन्टाग चम्सफोर्ड रिफॉर्म्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1935 है। 10 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो पास पेपर से मुझे किसी स्टूडेंट ने भेजा है, वन ऑफ माय स्टूडेंट, तो उसने कहा है कि सर इसमें से जो है वो विच वन इज़ द इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म। देखिए, द क्वेश्चन डज नॉट आस्क यू कि आप आइडेंटिफाई करें कि कौन सा जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द ट्रिक टू अटेम्प्ट दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन इज कि आप जो भी पॉइंट उठाते हैं, यू हैव अ लॉट ऑफ कंटेंट टू सपोर्ट योर आंसर। ठीक है, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1935 के ऊपर आप लिख रही हैं तो उसके हवाले से आपके पास सॉलिड पॉइंट्स होने चाहिए। अगर मोरलेमेंटो रिफॉर्म्स के लिख रही हैं तो सॉलिड पॉइंट्स। अगर मोन्टफोर्ड रिपोर्ट यानी मोन्टाग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जो है वो लिख रही हैं तो उसके हवाले से सॉलिड रीजनिंग होनी चाहिए। ठीक है, इसमें से किसी के हवाले से भी आपके पास सॉलिड रीजनिंग है तो इसका मतलब है यूर गुड। ठीक है, यू कैन पिक इट अप, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिफॉर्म। यू कैन एग्री टू इट, यू कैन डिसएग्री टू इट। मसला सिर्फ ये है कि हाउ डू यू जस्टिफाई। अगर आपके पास जो है वो पॉइंट्स तगड़े हैं एंड यू गो इन फेवर ऑफ इट, इट्स गुड। ठीक है, उसके अंदर जब आप जजमेंट लिखेंगे 10 मार्क्स के अंदर, ठीक है, जो आखिरी जजमेंट आप लिखेंगे उसमें आपको कोई नहीं कह सकता कि जी ये आपने गलत लिखा है।
ठीक है, अगर आपने जस्टिफाई किया है तो यू आर परफेक्टली फाइन। लेकिन अगर आप कोई पॉइंट उठाते और आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पाते, देन ऑब्वियसली इट्स अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो फिर उसको जो है वो आपके लिए फिर मसला पड़ेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपने उठाना उसी को है जिसके साथ आप एग्री कर रही हैं, लेकिन वो जिसके साथ एग्री कर रहे हैं उसके हवाले से आपके पास सॉलिड पॉइंट्स है। ठीक है, अगर वो है तो यूर गुड, अगर नहीं है इट्स अ प्रॉब्लम। ठीक है, इसके अलावा इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है, पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है, अगर इंपॉर्टेंस उसकी आ जाती है क्वेश्चन, ठीक है, जिस तरह पास पेपर में, तो सबसे पहले आपने करना ये है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल के बैकग्राउंड में जानना है कि जी हुई क्यों। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में इशू ये होता है कि अगर आप सीधा इंपॉर्टेंस के ऊपर जाएंगे और आप बैकग्राउंड नहीं बताएंगे तो यू विल हैव लेस पॉइंट्स टू डिस्कस। फिर उसके बाद जो है वो आप स्टूडेंट क्या करते हैं, आप करते हैं आपका फेवरेट टाइम पास, पैराफ्रेजिंग। आप एक ही बात बार बार मुख्तलिफ अंदाज में कर रहे होते हैं। ठीक है, विच इज कॉल्ड पैराफ्रेजिंग, और उसके आपको मार्क्स नहीं मिलते। ऑल्सो एग्जामिनर जो है उनको अंदाजा हो जाता है कि आप वैसे ही गधे हो। ठीक है, क्योंकि आपको कुछ आ नहीं रहा, आप एक ही बात जो है वो बार बार घुमा फिरा के कर रहे हो। ठीक है, सो अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है आपके पास कि जी इंपॉर्टेंस ऑफ बंगाल, पार्टीशन ऑफ बंगाल लिखे है, डू नॉट स्टार्ट राइटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल इन अ 10 मार्क्स क्वेश्चन or in a 14 marks question. Get into the background of it. इस तरह के क्वेश्चन में do not attempt the question directly, get into the background of it. Once you get into the background of it, you will have solid backing, और उसी को चलते चलते जो है वो आप आगे लेके आए in a coherent and in a स्टेप वाइज वे, ताकि उसकी स्ट्रक्चर हो, और फिर उसके बाद जो है वो उसको इंपॉर्टेंस के ऊपर ले आए और आखिर में अपना जजमेंट दे दें। दिस इज एग्जैक्टली हाउ यू आर सपोज टू अटेम्प्ट इट। अगर आप नहीं करेंगे यू विल फाइंड योरसेल्फ पैराफ्रेजिंग। ठीक है, अच्छा जी, फिर उसके बाद जो है वो इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन रेजिस्टेंस टू ब्रिटिश टेक ओवर, पास पेपर का क्वेश्चन है 1750 टू 1850। अगर आपको इस तरह का एज ब्रैकेट आ जाता है, सॉरी ईयर वाला ब्रैकेट आ जाता है 1750 टू 1850, ठीक है, या इस तरह का कुछ भी इस तरह आ जाता है, ठीक है, जब इस तरह का ब्रैकेट आता है और आपको कोई क्वेश्चन दिया होता है तो इसका मतलब है कि इस दौरानिए के अंदर कोई भी इवेंट्स जो है वो आप उठा सकती हैं इफ यू हैव द सॉलिड नॉलेज ऑफ इट, और उसको आप जो है वो फिर एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, सो ये बेसिकली आपको जो है वो 100 ईयर्स की हिस्ट्री दी हुई है कि इसमें से बताएं कि जी इंडियन रेजिस्टेंस जो है उसने क्या किया। ठीक है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो इसमें आपने वो इवेंट्स निकालने हैं जिसमें इंडियंस ने, वो चाहे मुसलमान है चाहे कोई और है, जिन्होंने ब्रिटिश के साथ जंगें की हैं और रेजिस्ट किया उनके ऑक्यूपेशन को, तो वो आपने उठाना है और वो यहाँ पे वो हिस्टोरिक इवेंट जो है वो इसमें से लिखने हैं। ठीक है, सिंस दिस इज आई डोंट नो कि 10 मार्क्स का है मेरे ख्याल में या 14 का, अगर इस तरह का 14 मार्क्स का आ जाता है या 10 मार्क्स का आ जाता है तो आपके पास एटलीस्ट 3 सॉलिड रीजनिंग होनी चाहिए। ठीक है, इसी एज में से उठाएंगे, इसी टाइम ब्रैकेट में से उठाएंगे उसको और उसी को एक्सप्लेन करेंगे और आखिर में जजमेंट देंगे। ठीक है, सो ये कुछ चीज़ें थी जो कि आपके क्वेश्चंस थे, और इसके अलावा जो है पेपर पैटर्न जो है वो आपको डिस्कस किया। कोशिश करें, कल आपका इवनिंग में पेपर है तो कोशिश करें कि आप लोग जो है वो अपनी नींद पूरी करें, सुबह सवेरे फ्रेश उठें ताकि आप शार्प हो, आपको चीज़ें वाज़ेह नज़र आएँ, आपको समझ भी आए, आप उसमें डिफरेंशिएट भी कर सके हो, आप क्वेश्चन को रीड भी बड़ा अच्छा से कर सके। ठीक है, तो इस सब के लिए जो है वो आई वुड सजेस्ट कि जी यू नीड टू हैव गुड रेस्ट, और फिर उसके बाद जो है वो कल सुबह उठ के बेशक जो है वो एक दफ़ा सुबह में रिवाइज कर ले, लेकिन फिर उसके बाद पेपर के टाइम तक जो है वो आप स्टडी ना करें। पेपर के टाइम तक आप स्टडी करती हैं, यू आर ओनली गोइंग टू वेस्ट योर टाइम, यू नीड मोर टाइम टू फोकस। ठीक है, जो आपने स्टडी की होती है वो फाइनल होती है, बस आपको फिर टाइम चाहिए होता है कि आप जरा रिलैक्स करें एंड यू फोकस ऑन योर पेपर, एंड वंस द पेपर इज गिवन टू यू, रीड, अंडरस्टैंड एंड देन अटेम्प्ट, एंड इन दिस ऑर्डर। ठीक है, उल्टा नहीं करता। हमारे स्टूडेंट जो है वो गधे सारे, वो उल्टा करते हैं, वो पहले जो है वो लिखना शुरू कर देते हैं, फिर उनको समझ आती है, फिर वो पढ़ते हैं। ठीक है, इस तरह नहीं करना। रीड, अंडरस्टैंड एंड देन अटेम्प्ट द क्वेश्चन। ठीक है, और सारे चॉइसेस को पढ़ें इन ऑर्डर टू पिक योर चॉइस। ठीक हो गया, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, IGCSE के हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको भी, GCSE के स्टूडेंट्स हैं उनको भी। ठीक है, आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, और इंशाल्लाह इसी तरह से मैं पेपर 2 इस्लामियात और पेपर 2 पाकिस्तान स्टडी यानी जोग्राफी जो है उसके हवाले से भी आपके क्वेश्चंस लूंगा,
और आपके क्वेश्चन जो है आंसर करूंगा। कमेंट सेक्शन में जो है वो आप अपने क्वेश्चन अभी से छोड़ के जा सकती हैं एंड इंशाल्लाह आई विल आंसर दोस क्वेश्चन। ठीक है, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, सब्सक्राइब टू माई चैनल ताकि हम लाइव भी आ सकें। 50 सब्सक्राइबर चाहिए, अभी तक हुए नहीं है। ठीक है, सो सब्सक्राइब टू माई चैनल और बेल का आइकन जरूर दबाएं एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।